नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। चुनावी मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जनादेश 2024 आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अकेले भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई है। 240 और 241 के बीच भारतीय जनता पार्टी अभी भी झूल रही है और अब उम्मीद भी नहीं है कि वो 272 के आंकड़े को अकेले पार कर पाएगी। लेकिन एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है और 292 के आसपास जो सीटें हैं वो आकर टिक गई हैं इस वक्त। और जो इंडिया वाला गठबंधन है वो 233-234 के बीच आगे पीछे हो रहा है ये आंकड़ा, लेकिन ये भी लगभग यही आंकड़ा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगभग 100 का आंकड़ा, जो सैकड़ा वाला आंकड़ा है, 3 डिजिट वाला, वो छूने में कामयाब हुई। बड़ी कामयाबी कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को। इस साथ ही तमाम उन एग्जिट पोल को भी बहुत बड़ा झटका लगा है जो 400 पार या 400 के आसपास एनडीए गठबंधन को और बीजेपी को 370 से पार दे रहे थे। तो नई सरकार कैसी होगी, ये बात 2 बार से यही हो रहा था कि अब की बार मोदी सरकार, 14 में भी हुआ और 19 में भी हुआ, मोदी सरकार बनी भी। लेकिन इस बार बीजेपी का नारा बदल गया है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि जनता का बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, अब की बार एनडीए सरकार। तो बहुत दिनों के बाद एनडीए सरकार की याद आई है। तो जो आंकड़े सामने आए उसमें एनडीए की सरकार तो बनती नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है। और कुल मिलाकर जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह कैंपेन किया गया, उसको लेकर बहुत सारा सवाल अब आज विपक्ष भी उठा रहा है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खड़गे ने की, और ये कहा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की हार हुई है। लड़ाई बीजेपी, ईडी और सीबीआई के खिलाफ थी। इस बीच आपको मुंबई लिए चलते हैं, जहां इंडिया गठबंधन के प्रमुख साझीदार उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। काफी ज्यादा है, कैसे इसको देखते हैं? एमवे महाराष्ट्र का रिजल्ट तो अच्छा ही है, लेकिन मुझे और कुछ सीटों की अपेक्षा थी, जरूरत थी। 2-4 सीट्स, वैसे तो मुझे जितने हमने लड़ी थी 48, तो 48 के 48 हमें जीतना चाहिए था। उम्मीद तो वही थी, विश्वास भी था। ठीक है, कुछ जगह लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है, क्या ऐसे आशंका आ सकती है। गडबड झाली असं तुम्हाला वाटतं? कारण उत्तर पश्चिम मध्ये आता जेव्हा परफेक्ट मोजणी करण्यात आली, अमोल कीर्तीकर यांचा पराभव झाला आहे। अमोल कीर्तीकरांचा अजून पराभव जाहीर झालेला नाही, कारण तिकडे नक्की गडबड आहे। आम्ही विचार करतोय कदाचित ती निवडणूकच आम्ही चॅलेंज देऊ निवडणुकीला, कारण एकूणच गडबड घोटाळा दिसतोय तिकडे। पहिल्यांदा ईव्हीएम मध्ये काय मतमोजणी झाली, व पोस्टरमध्ये काय, तर आम्ही अजून तिकडे तो विषय सुरू आहे, पण बहुतेक आम्ही ती निवडणूक चॅलेंज करू। उद्धव ठाकरे समाधानी आहेत का ज्या प्रकारे महाराष्ट्रात जागा महाविकास? नाही, मला तर 48च्या 48 पाहिजे होत्या। मला तर 48च्या 48 पाहिजे होत्या। काही ठिकाणी ठाणे असेल किंवा कोकण असेल, ठाणे आणि कोकण, मला नाही वाटत कोकण हा शिवसेनेपासून, माझ्यापासून कोणी तोडू शकतो। त्याच्यामुळे कोकणचा पराभव हा अनाकल्य आहे आणि नक्कीच क्लेशकारक आहे, पण कोकणी माणूस असा कधी दगा देऊ शकत नाही। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ जगह गड़बड़ हुई है, मुझे लग रहा था कि मुझे 48 में 48 सीटें मिलेंगी, कुछ जगह गड़बड़ भी हुई, उसकी शिकायत भी उन्हें, लेकिन बहुत बेहतरीन प्रदर्शन महाविकास आघाड़ी, इंडिया गठबंधन, कुछ भी कह लीजिए, महाराष्ट्र में किया है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के रथ को महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने रोका है। इस पूरे जो चुनाव नतीजों के बाद शाम को कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने भी अपने विचार रखे, सुनिए। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान
का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन और रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। मैं इस अवसर पर सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का विशेष मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और इन्होंने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैंपेन किया और हमें एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए भारी मदद इन्होंने की। और मैं ये कहूँगा कि इनके वजह से हमको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देश में मिला और आज ये स्थिति जो बनी है उनके वजह से बनी। और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता जो है देश में, उन्होंने भी हमारा साथ दिया, इसीलिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मौका और मिला तो अगला हमला संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। इसीलिए लोगों को इसके प्रमाण नए संसद सत्र के साथ ही दिखेंगे। खुशी इस बात की है कि भाजपा इस षड्यंत्र में अब सफल नहीं हो पाएगी। मैं इस अवसर पर सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का विशेष मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो भाजपा नेतृत्व की अहंकार की वजह से हुई। उन्होंने धीरे धीरे सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की। फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाफ करने लगे। जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया, जो नहीं दबे उसकी पार्टी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया। कुल मिलाकर खड़गे जी ने जो बातें कही वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि भाई संविधान वाली बात राहुल गांधी ने कहा कि भाई इस देश के किसी अमीरों ने नहीं, गरीबों ने संविधान बचाया है। ये बड़ी बात कही है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, बहुत
वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल नकवी साहब जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर आनंद निषाद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मनोज मिश्रा बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, और प्रोफेसर डॉक्टर अजय आर्या राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। अजय आर्या जी लगातार हमसे कह रहे थे कि दुर्गेन जी ये बीजेपी 250 के आसपास पहुंच पाएगी, उससे आगे नहीं क्रॉस कर पाई, तो लगभग 240-41 के आसपास है। अजय आर्या जी ने जो प्रोडिक्शन किया था उसको उनको बधाई, और मनोज मिश्रा भी लगभग इसी तरह के संकेत, यूपी में भयानक परिणाम के संकेत वो देते रहे हैं हर डिबेट में हमारे साथ। मनोज जी को भी मैं याद दिला रहा हूँ इस बात को, बहुत बधाई आप सभी को। और राघवेंद्र सिंह राजू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू जी ने पहले चरण से कहा है छतरी नाराज है, छतरी नाराज है, छतरी नाराज है, और वास्तव में आप राजू जी निपटा कर ही माने, आप कुल मिलाकर यूपी में निपट गई बीजेपी। और डॉक्टर अविरल मलिक साहब हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही युवा और बेहतरीन नेता प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी का। मुझे आज समझ में नहीं आ रहा कि किससे शुरू करूं। हिलाल साहब को बहुत शुभकामनाएं कि उनके गठबंधन ने बहुत अच्छा किया, जिसको लेकर बहुत सारी संशय थी, बहुत सारी बातें थी, लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जो दो शहजादे कहे जाते थे, उन शहजादों ने बिल्कुल साम्राज्य को ही ढहा दिया, इस तरह भी कहा जा सकता है। डॉक्टर नकवी साहब, एक तो आपको, आपके गठबंधन को बहुत शुभकामनाएं, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी देश में एनडीए की सरकार आने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, क्या बड़ी वजह मानते हैं जो इस तरीके का प्रदर्शन, बहुत सारे प्रेडिक्शन, सारी चीज़ें एक तरीके से ध्वस्त हो गई उत्तर प्रदेश में, वो कौन सा मंत्र था जो इतना काम कर गया? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी आप किसकी सरकार बन रही है, ये इसकी बधाई को थोड़ा सा रुक करके दीजिए, नतीजे पूरे आ जाने दीजिए, अभी रात बाकी है, बात बाकी है, तो पूरी बातें सामने आ जाएं, उसके बाद में फिर निश्चित रूप से जिसकी सरकार बनेगी उसको बधाई होनी चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो जनता का आदेश है वैसी होना है, क्योंकि अभी बहुत कुछ बदल रहा है। बहुत सी सीटें जो हैं वहां पर चुनाव की मतगणना रुकी हुई है, वहाँ इंडिया गठबंधन के लोग आगे हैं, लेकिन किसी वजह से जो वहाँ चुनाव आयोग है वो चीज़ों को रोके हुए है। पूरी सीटें आ जाएंगी तो ज़्यादा बेहतर आकलन इसका होगा। दूसरी और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि ये चुनाव जो है ये देश की जनता लड़ रही है, ये चुनाव जो है वो गरीब वर्ग लड़ रहा है, जिसकी रोजी रोटी जो है वो छिन गई है। ये चुनाव जो है वो बेरोजगार लड़ रहा है, जो पिछले 10 साल से जो है वो एक रोजगार के लिए तरस रहा है, इधर से उधर भटक रहा है, लेकिन उसको रोजगार जो है वो नहीं मिल रहा है। ये चुनाव में जो प्रदर्शन होना चाहिए था, जिसकी हम लोगों को उम्मीद थी, वो थी कि हम 295 तक हमको पहुंचना चाहिए। अभी तक की जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके अंदर निश्चित रूप से हम वहां तक ना पहुंचे हैं, और जो जिस तरह के रिजल्ट सुनाई दे रहे हैं उससे भी ऐसा नहीं लगता है कि हम 295 तक पहुंच जाएंगे, जो मौजूदा गठबंधन है। अब गठबंधन का दौर है, इस गठबंधन के दौर में किसका गांठ किसके साथ कब तक बनी रहेगी और कब वो छोड़ करके दूसरे की गांठ बांध देगा, इसके बारे में ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये इलेक्शन लड़ा है, और जिस तरह से वो एक हुए हैं, जिस तरह से हर कैंडिडेट को अपना कैंडिडेट माना है, उसके अंदर ये देखा ही नहीं कि कौन कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का है या कौन कैंडिडेट कांग्रेस का है। ये ऊपर से लेकर के नीचे तक भी हमको देखने को मिलता है कि चाहे वो राहुल जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, चाहे नीचे के कार्यकर्ता हों, सब लोगों ने पूरी कोशिश की है कि किस तरह से ये गठबंधन जीते। महत्वपूर्ण वो था जिसका कि परिणाम हमारे सामने अभी दिख रहा है। थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, हमारे पूरी चीज की संभावना है कि हो सकता है गठबंधन की अगर बात करें
तो गठबंधन के तौर पे इंडिया गठबंधन जो है वो इतना मजबूत हो कि एनडीए के गठबंधन जो है वो अपनी सरकार ना बना पाए। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं अविरल मलिक को चर्चा में शामिल करूंगा। अविरल मलिक, पूरे देश में जो स्थितियां परिस्थितियां थी, सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व वाले गठबंधन को बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। ऐसा बहुत सारे एग्जिट पोल कह रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। ठीक है, गठबंधन के तौर पर आपने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन इंडिविजुअल भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है हुई है पूरे देश में, और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भाप नहीं पाए और इंडिया गठबंधन का जो आंकड़ा है वो बहुत ऊपर चला गया। समाजवादी पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करने जा रही है। 2004 में नेताजी मुलायम सिंह यादव ने 37 सीटें जीती थी। इस बार ऐसा लग रहा है कि वो 37 का आंकड़ा अभी 37 पर ही है, लेकिन वो लग रहा है कि नेताजी का वो रिकॉर्ड इस बार अखिलेश यादव तोड़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का भी रिवाइवल होता दिख रहा है। 17 सीटें लड़ी हैं, 7-8 सीटें उनको साउंड उनकी लग रही हैं। कहाँ दिक्कत हुई, कैसे अचानक ये सरप्राइजिंग परिणाम आया? अविरल, कहीं नहीं हुई है। जिस प्रकार से हम लगभग 300 सीटें जीते हैं वो सबको दिख रहा है। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार जिस प्रकार से बनी है ये भी नजर आ रही है। और उसके साथ साथ जहां तक बात है मध्य प्रदेश की, हम वहां 100% सीटें सिक्योर करते हैं। उत्तराखंड में हम 100% सीटें जीतते हैं। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की आप बात करिए। मैं उत्तर प्रदेश पूछ रहा हूं भाई अविरल, आप तुरंत हमको मध्य प्रदेश पर ले गए। मैं उत्तर प्रदेश की पूछ रहा हूं, जहां से होकर केंद्र का रास्ता जाता है। यूपी में रथ पकड़ लिया है, पहिया अखिलेश यादव और राहुल गांधी पहिए में लटक गए हैं। ये बताओ, मध्य प्रदेश तो चलो ठीक है, वो तो पिछली बार भी हारे थे, उससे पहले भी हारे थे। जी देखिए, हारने वाली बिल्कुल बात नहीं है। जिस प्रकार पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनी है वो सबको दिख रहा है। चाहे वो गुजरात की आप बात कर लीजिए, जिस प्रकार से वहां क्लीन स्वीप करते हैं। दिल्ली में आपने देखा होगा इंडी गठबंधन दिल्ली में समाप्त हो गया। हरियाणा में, हरियाणा को जरा बता दो फिर आप। हरियाणा को 10 सीटें थी, 5 रह गई वहां। हरियाणा को नहीं, सबसे ज्यादा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जिस प्रकार से सबसे ज्यादा मीडिया कवरेज अरविंद केजरीवाल को मिल रही थी, और अरविंद केजरीवाल का कोई प्रभाव ही नहीं है दिल्ली में। और जिस प्रकार से मीडिया अरविंद केजरीवाल को इतना हाईलाइट करने की कोशिश करती है। आज मैं इस बात पे चर्चा कर रहा हूं, इस वक्त पर कोर यूपी पर आज चर्चा करना चाह रहा हूं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब लड़ रहे थे, अब तो वो जीत गए हैं चुनाव। वहां आपकी सरकार के 6 मंत्री जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, मोदी सरकार के 6 के 6 मंत्री चुनाव हार गए। इतने सारे नेता चुनाव हार गए। प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत आदरपूर्वक कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो जीत का मार्जिन है वो 4.25 लाख से 1,52,513 पर आकर टिक गया। ये सारी चिंताजनक चीजें नहीं है क्या? आप मुझे बार बार मध्य प्रदेश और हिमाचल की तरफ ले जाते हैं। मैं नहीं जाऊंगा आज मध्य प्रदेश, मैं आज उत्तर प्रदेश में रहना चाहता हूं। मुझे उत्तर प्रदेश में ही रहना है। जरा उत्तर प्रदेश के बारे में प्रकाश डालिए, रोशनी डालिए। जी देखिए, आज खुशी का दिन है, जनता खुशी मना रही है, जनता प्रसन्न है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किस प्रकार से भाजपा मजबूत है ये देखने को मिला है। चाहे वो बागपत उदाहरण के रूप में ले लिया जाए। बाकी सीटें की चर्चा कर लो, चंद्रशेखर जीत गए, इमरान मसूद जीत गए। आज है नहीं आपके पास अविरल कुछ कहने के लिए यूपी में। मुझे लग रहा है आप किसी तरह अपनी रक्षा कर रहे हो। आज जो हिलाल साहब और डॉक्टर आनंद निषाद की जो गेंदबाजी है बड़ी जबरदस्त हुई है, तो आपके लिए काफी मुश्किल और मैं समझ सकता हूँ। गेंदबाजी जबरदस्त किस आधार पर हो रही है? ये हार गए, उसके बाद भी ये गेंदबाजी कर रहे हैं। कहाँ हार गए भाई? यूपी में आप 36 सीटों पर सिमट गए। आप 62 सीटों पर थे, आप 36 में सिमट गए, आधे में आप रह गए। ये कहाँ हारे भाई? ये कहाँ हारे यूपी में? ऐसा तो देखिए, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है। तो केवल एक राज्य से आकलन करना ये बिल्कुल सही नहीं होगा। अरे पूरे देश में बीजेपी 241 पे टिकी हुई है। कहां बहुमत आपने पार कर लिया? बीजेपी ने कहां बहुमत पार किया? जो जीत की गारंटी थे, जो लोग जीत की गारंटी दे रहे थे, कहां आप बहुमत के करीब गए? आप बहुमत के करीब नहीं है देश में भी।
आपका गठबंधन हो सकता है आपके साथियों को मिला के। पहली बार इसीलिए ये कहा गया कि एनडीए की सरकार, मैंने 10 साल में पहली बार सुना एनडीए सरकार, नहीं हर बार होता था मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। एनडीए का कहीं दूर दूर तक पता नहीं। अब मुझे पता चला है कि दक्षिण के एक सज्जन को एनडीए का संयोजक भी बनाया जा रहा है, बाकायदे 5-5 नेता उनको बधाई दे रहे हैं, नीतीश कुमार की भी बलैया ली जा रही, बहुत सारी चीजें हो रही। डॉक्टर आनंद निषाद के पास आ रहा हूं। आनंद निषाद, वो 5 बिंदु बताइए जिसके कारण आपका गठबंधन सफल हुआ है उत्तर प्रदेश में। जी आपको तो प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि अभी जो है आज ये जश्न का माहौल है जी, और देश के 18वां ये लोकसभा का रिजल्ट आ गया। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है भाई साहब, इनको पूछिएगा उत्तर जाना है तो ये बता देंगे दक्षिण। आज ये दक्षिण बता रहे थे। इनको ये नहीं समझ में आ रही है, जिस राम को ये लेके आए थे वहां ये हार गए। अब सोचने की मुद्दा है कि ये राष्ट्रवाद, इनका छद्म राष्ट्रवाद, फर्जी राष्ट्रवाद क्या चला। राष्ट्रीय नीति पे इनका ना कोई विजन है, ना कोई जो नेशनल इशू है उसको रिजेक्ट कर दिया लोगों ने, क्योंकि इतना हालात खराब है देश के। महंगाई है, बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा पे आज तक प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं गए। अब इनसे पूछा जाए कि मणिपुर जाओगे तो ये बोल देंगे इंग्लैंड जा रहा हूं। यानी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में डॉक्टर आनंद, जरा उत्तर प्रदेश में प्रकाश डालिए कि वो कौन से बिंदु रहे। मैं उत्तर प्रदेश में माननीय मैं हर एक जगह घुमा हूं, और लगभग जो जी अभी जो रिजल्ट आए हैं, अभी 1-2 सीट और आने वाले हैं, वो आपके पास में रिकॉर्ड होगा। अभी डीएम की जो है लेट लतीफी से जो है ना अभी काउंटिंग चल रही है। मैंने देखा बहुत नजदीक से जिस तरह से सुल्तानपुर में राम बुआ आज उन्होंने विजय प्राप्त की। थोड़ी सी गलती हो गई काजल निषाद की। अगर वो 15 दिन एब्सेंट नहीं होती तो वो भी जीत जाती, और माननीय जोगी जी का बुलडोजर के ऊपर में जो है मूंग डाल दिया जाता। हमने अखिलेश जी को सुझाव दिया था, पीडीए जो है ना पीडीए जो कर रहे हैं कुछ गड़बड़ हुआ, नहीं तो आज भारतीय जनता पार्टी 4 टार्च लेकर के 10 सीटों पे सिमट जाती। यह हालात है। उत्तर प्रदेश वह प्रदेश है जहां से दिल्ली का रास्ता तय होता है। और आज मैं एक ताजा रिपोर्ट बता रहा हूं। अभी मैं पटना में था, अभी मैं पटना से आया हूं, और पटना में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, उनके यहाँ 2 बजे डिप्टी सीएम हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में 1 मैन 1 पोस्ट है। अब डिप्टी सीएम भी है और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, उनकी इच्छा जी तक बैठे रहे जी मिलने के लिए, अब मिलने का समय नहीं दिया। अब आप सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार की गारंटी मोदी जी के पास में है क्या? अब आप लोग हवा दे रहे हैं, बेवजह आप लोग हवा दे रहे हैं। मैं रुक रहा हूं। मैं एक ब्रेक के लिए मुझे जाना है, डॉक्टर साहब आपको रोक रहा हूं, मुझे एक ब्रेक के लिए जाना। मैं ब्रेक से लौटूंगा तो तमाम वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे समझेंगे कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में और देश में क्या मुश्किलात हुए जो बीजेपी 2019 का प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई, और इस बार बीजेपी को कहना पड़ रहा है कि अब की बार एनडीए सरकार। अब की बार एनडीए सरकार, ये हुंकार बीजेपी ने भरी है। हर बार ये होता था कि अब की बार मोदी सरकार, 2 बार प्रचंड बहुमत, और इस बार बीजेपी बहुमत के आंकड़े 272 से नीचे रह गई, 241 पर सिमट गई। हालांकि अंतिम आंकड़े आते आते हो सकता है 1-2 सीटें बढ़ जाएं, लेकिन हालात यही हैं कि बीजेपी अब एनडीए की सरकार पर निर्भर हो गई है। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अजय आर्या, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत पहले डॉक्टर अजय आर्या ने इस बात को कह दिया था
कि बीजेपी 250 का आंकड़ा नहीं पार करेगी। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां परिस्थितियां जो बनी बीजेपी को लेकर और देश में, इस पर आपकी एक टिप्पणी मैं चाहता हूं कि देश में जो ये चुनाव परिणाम आए और ये कहां तक अभी इसको आप कितना और क्लोज देख रहे हैं, या ये फाइनल आंकड़े हो सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां हैं कि सपा अपना बेहतरीन प्रदर्शन दोहराने जा रही है, कांग्रेस पार्टी को लग रहा है जहां कांग्रेस पार्टी को कह रहे थे लोग एक सीट मिल जाए तो बड़ी बात, वहां कांग्रेस 6-7 सीटें जीतती नजर आ रही है। प्रोफेसर अजय आर्या। अनम्यूट करिए डॉक्टर अजय आर्या। डॉक्टर आर्या, मुझे लगता है कि कुछ कनेक्शन में अवरोध है। मैं मनोज मिश्रा की तरफ जाऊंगा। मनोज जी, आप भी लगातार बहुत सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट तौर पर कहते रहे हैं कि जितना आप घूमे हैं टहले हैं उससे ऐसा लग नहीं रहा है कि 70 में 70 और 80 में 80 होंगी। तो लगभग जो आपने प्रेडिक्ट किया था उसके इर्द गिर्द ही चीज़ें नज़र आ रही हैं। बधाई आपको जी। दुर्गेन भाई, ऑन द रिकॉर्ड मुझे लगता है कि 10 बार हम आप एक साथ थे चैनल पे जी। ऑफ द रिकॉर्ड हमारी आपकी बात होती रही जी। और मुझे लगता है कमोबेश जिस मुद्दे पे हम चर्चा करते थे, जो फील्ड पे जी, परिणाम भी 100% उसी तरीके से सीटों की संख्या की बात कर लें, वोटों को ध्रुवीकरण की बात कर लें। और मैं भाजपा प्रवक्ता जो हमारे साथ बैठते हैं आपके चैनल पे, उनको मैं बहुत बहादुरी का पहले भी कह चुका हूं, फिर कहूंगा, बड़े हिम्मती आदमी है भाई जी। सरकार की रही बात तो मोदी सरकार, अब की बार मोदी गारंटी, बहुत सारी बातें खटाखट हम लोग लगातार पिछले 3-4 महीने से कवरेज भी कर रहे हैं, फील्ड में देख भी रहे थे। अब जो जिस एनडीए सरकार का हवाला दिया जा रहा है, बीजेपी 241-42 पे है, बीजेपी सरकार नहीं बन रही है। ये एनडीए सरकार में बनने की जो बात हो रही है अब तक हमको आपको दिख रहा है, थोड़ा सा इस पे भी चर्चा हमको आपको करनी चाहिए। करनी इसलिए चाहिए कि जहां हम अखिलेश की जीत की बात करते हैं, वहीं ये नहीं भूलें कि अमेठी में जीत जब हुई थी तो मैडम ईरानी का डंका कितना तेज बजा था, उनकी कितनी भारी शिकस्त हुई है। और वो गांधी परिवार से न प्रियंका ने चुनाव लड़ा, न राहुल चुनाव लड़ा, बल्कि बार बार शर्मा जी के बारे में जो हो रहा है, हम आपसे कहते भी थे कि शर्मा जी इसलिए चुनाव जीतेंगे कि जो शर्मा जी लगातार रायबरेली जी, जो बड़ी क्योंकि मोदी जी जैसा मतलब पॉपुलर लीडर, उसकी जीत का अंतर आप देखिए 4.25 लाख से 1.5 लाख हो जाता है जी। आपके बड़े मंत्री, आप बनारस से लगी हुई सीट आपकी चंदौली महेंद्र पांडे हार जाते हैं। सरकार बन जाएगी, मैं सरकार पे बहुत ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि एनडीए सरकार, गठबंधन सरकार देश ने पहले भी देखी अटल जी के नेतृत्व में, और यहाँ इंद्र कुमार गुजराल से लेकर के नरसिम्हा राव से लेकर के बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री बने हैं, चंद्रशेखर भी बने। लेकिन क्या जिस गठबंधन के भरोसे भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही, चाहे नीतीश हो, चाहे वो नायडू हो या बाकी और लोग हैं, इनकी अपनी क्षेत्र के दलों की दुर्गन भाई एक समस्या होती जो हम आप जानते हैं, चाहे नीतीश हो चाहे ये नायडू हो, ये कहीं ना कहीं उस मुस्लिम तुष्टीकरण या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से इतर राजनीति करते आते हैं और क्षेत्रों में उनकी सरकारें बनती है। आज आपसे चर्चा करेंगे तो हम ये नहीं भूल सकेंगे कि बगल महाराष्ट्र में क्या हुआ, ममता ने क्या किया, उसका परिणाम कैसे आया। कई चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारे में और 350 पे बट्टा लगाती हैं। उत्तर प्रदेश का रोल बहुत ज्यादा है, तो ममता और महाराष्ट्र को भी हम आप नहीं भूल सकते। निश्चित तौर पर बड़ा रोल है, निश्चित तौर पर जी जी। और एक बात का ध्यान रखिए, कोई भी क्षेत्रीय दल का जो छत्रप होता है, जो 18 साल 20 साल मुख्यमंत्री रहता है, तो उसकी एक इच्छा होती है प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री सपने में बन जाए। हमने वो आप भाई दुर्गन भाई रहे होंगे, मुझे अच्छे से याद है, एक वक्त था जब रात को 3 बजे लालू यादव चले गए थे, मुलायम सिंह प्रधानमंत्री की बात थी। बात मुलायम सिंह ने सरेआम आकर के लखनऊ में कही थी, हम लोग उस समय मौजूद। हरकिशन सिंह सुरजीत सिंगापुर चले गए थे, इसलिए बनते रह गए। बिल्कुल, वो हम नहीं भूल सकते हैं। वो एक तीसरा मोर्चा खड़ा होता था, हरकिशन सुरजीत को पकड़ के लोग खड़ा करते थे और फिर सरकार बनाने की बात होती। कांग्रेस पास खोने को कुछ नहीं है, इंडिया गठबंधन पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को है। और 52 से अगर 100 सीटें पहुंच जाते हैं,
2-3 सीटों से अगर अखिलेश यादव 37 पे पहुंच जाते हैं तो 2027 के विधानसभा चुनाव है, 2022 की बहुत बुरी शिकस्त भी पीछे पड़ी हुई है। ये दोनों चीजें हमको नहीं भूलनी चाहिए। मैंने दुर्गेन भाई ये बात कही थी कि जो 4 तारीख का परिणाम होगा और 5 तारीख की सुबह होगी, देश की में इबारत नहीं लिखेगी। अब मोदी जी जिस कड़े फैसले के लिए अमित शाह और मोदी जाने जाते हैं, क्या इस गठबंधन सरकार में उतने कड़े फैसले ले पाएंगे क्या? बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल। जिस बात अब दुर्गेन भाई समय लूंगा थोड़ा सा आप, जिस बात के आदि मोदी जी रहे हैं विगत गुजरात में मुख्यमंत्री रहते और देश में प्रधानमंत्री रहते, क्या वो चीजें हो पाएंगी क्या? ये सब कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सवाल खड़ा करती हैं एनडीए गठबंधन की सरकार बनने और आगे चलने पर। बाकी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता या राहुल गांधी या खड़गे लगातार ये कह रहे हैं कि रात बाकी है और बात बाकी है। हाँ, वो कह रहे हैं कि हम कल फैसला लेंगे, कल हम फैसला लेंगे। तो ये जो मैंडेट आया है, ये जो मैंडेट मिला है, स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन रही। 14 और 19 से इतर ये मैंडेट है, इस पर हम पत्रकार साथियों को सोचना चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, मैं मनोज भाई मैं आता हूं आपके पास। प्रोफेसर आर्या को मैं चर्चा में ले लूं, शामिल कर लूं। डॉक्टर आर्या, जैसा मैं लगातार कह रहा था, आप लगातार इस बात को कह रहे थे कि जो मनोज भाई कह रहे थे कि बीजेपी का आंकड़ा बहुमत से नीचे होगा, और आपने ये भी कहा था कि एक हो सकता है हंग पार्लियामेंट भी हो। तो कौन से कारण उत्तर प्रदेश में आपको नजर आ रहे हैं देश में बीजेपी के सिकुड़ने का, बहुमत से नीचे आने का? क्या प्रमुख कारण मानते हैं आप? देखिए, धन्यवाद दुर्गेन जी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे हमें आमंत्रित किया जी। और मुझे याद आ रहा है 6वें चरण का पोल हो रहा था, 6 बजे मैं आपसे जुड़ा था जी। उस दिन मैंने आपसे कहा था कि मुझे हंग पार्लियामेंट की तरफ ये इलेक्शन 2024 जाता हुआ कहा था, और आपने मुझे व्हाट्सएप भी किया था, एसएमएस भी किया था आपने। जी, और आपने तब कहा था कि ये अभी तक इस तरह की बात किसी ने की नहीं, जिसके पीछे मैंने कुछ कारण बताए थे। जी। मैंने आपको बताया था कि 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोट के लगभग मार्जिन से जीती थी, और 40 सीटें ऐसी थी उनमें से जिसमें 50,000 से कम मार्जिन पे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जीती थी। पूरे भारत की बात मैं कह रहा हूं। मैंने ये भी जोड़ा था कि जो सीटें 50,000 के मार्जिन से बीजेपी कम अंतर से जीती थी, वो लगभग वो हार रही, और लगभग चुनाव में ऐसा हुआ। संजीव बलियान की सीट मैंने उसी दिन बता दिया था कि ये चुनाव दावे से कहा था कि दावे से 50 सीटें मैं कह रहा हूं हार रही, और कुछ नाम लिए थे कि फला जी हार रहे हैं, डिका जी हार रहे हैं, कहा था आपने। और उसको माइनस करके 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी जी। कहा था कि अगर अगले 37 सीटों में और अगर सेंध लग जाती है तो ये हंग पार्लियामेंट हो जाएगी जी। तो निश्चित तौर पे उसमें 15-20 सीटों में सेंध लगी, लेकिन पूरी तरीके से सेंध नहीं लग पाई। अब आप कारण पूछेंगे विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में जी। तो मैंने कुछ कारण लिखे हैं। मैं आपके चैनल पर लगातार कहता आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अति आत्मविश्वास, दूसरा अपने चेहरों एक पर्टिकुलर चेहरे पे आवश्यकता से अधिक भरोसा करना, तीसरी बात सेल्फ गोल जैसी चीजें जो हुई वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैंने कहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि उल्टी गिनती ना शुरू हो जाए। अभी पिछली डिबेट पे हमने कहा था ऐसा ना हो कि कछुआ धीरे धीरे अपनी चाल बनाते हुए रेस जीत जाए और खरगोश यूं बैठा रह जाए कि हम तो जीते हुए हैं। मैंने ये भी कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी केवल अपने कार्यकर्ताओं को संभाल ले तो उनका चुनाव जीता जिताया है, बहुत मेहनत करने की उनको आवश्यकता नहीं है। आई होप कि आपको याद होगा। हुआ ये कि बोलने का अधिकार एक तो भारतीय जनता पार्टी में 1 या 2 लोगों को है, दूसरी बात, अरे साहब मैं रोक रहा हूं, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं, क्योंकि बोलने का अधिकार आपने कहा 1-2 लोगों को है। प्रधानमंत्री जी आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में और वो कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी अपनी बात रख रहे हैं, मुझे लगता है उनको सुन लेना चाहिए। जी जी, उनसे चूक हुई है। नरेंद्र मोदी के जो जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े
लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। भाइयों और बहनों, मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया। करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी, 55 लाख वोटिंग मशीनें, हर कर्मचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दायित्व को बखूबी निभाया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया। भारत के चुनाव प्रोसेस, चुनाव के इस पूरे सिस्टम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी पर हर भारतीय को गर्व है। इस स्केल पर चुनाव का, इस एफिशिएंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है। और मैं देशवासियों को कहूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगा, मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है, एफिशिएंसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है। भारत की पहचान को 4 चांद लगाने वाली बात है। और ऐसे जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि भारत के लोकतंत्र के इस सामर्थ्य को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए। इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया, वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं, उनको आईना दिखा दिया है। मैं देश के हर मतदाता को, जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं देश भर के सभी दलों, सभी उम्मीदवारों का भी अभिनंदन करता हूं। सभी की सक्रिय भागीदारी के बिना लोकतंत्र की ये विराट सफलता संभव नहीं थी। भाजपा के
एनडीए के हर कार्यकर्ता साथी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। प्रधानमंत्री जी उन कोर एरियाज की बात कर रहे हैं जहां उनकी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की भी बात करें, लेकिन इसकी उम्मीद कम है। जहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। लोकसभा में तो कांग्रेस पार्टी लगभग दोगुनी हो गई है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो फिर इस पर प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है ना कि 1962 के बाद तीसरी बार कोई सरकार रिपीट हुई है और इस जनादेश के बहुत सारे मायने हैं। वो मायने क्या हैं, हम अपने पैनलिस्ट से जरूर समझेंगे। ब्रेक से लौट आए हैं और सीधे डॉक्टर प्रोफेसर अजय आर्या की तरफ रुख करेंगे। उससे पहले मीसा भारती आरजेडी के नेता चुनाव जीत गए, क्या कुछ कह रहे हैं सुना देते हैं आपको। प्रधानमंत्री से लेके एनडीए गठबंधन के नेता बहुत भटकाने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों का एक ही एजेंडा था, जो इस देश का दुश्मन है बेरोजगारी और महंगाई, उसको कैसे हम लोग दूर करेंगे। हम लोगों ने जनता को बताने का काम किया और जनता ने पूरा विश्वास इंडिया गठबंधन के प्रति दिखाया है और खास तौर पे पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता ने दिखाया है। और 10 वर्षों के किए हुए वादों से, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे स्थानीय सांसद महोदय हो, उनसे त्रस्त थी क्षेत्र की जनता और उसी का ये नतीजा है कि उन्होंने इतनी भारी जीत दिलाई है। अपना प्यार और आशीर्वाद अपनी बेटी के ऊपर दिखाया है। क्या कहेंगे दीदी, इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बना रही है? बिल्कुल बना रही है। जिस तरह से मैंने शुरू में भी कहा था कि 400 पार की हवा इस देश की जनता निकाल दी है और
उसके बाद कुछ मीडिया घरानों ने इसका बीड़ा उठाया था, एग्जिट पोल में उसको दिखाने का काम किया, उसकी भी हवा इस देश की जनता ने निकाल दिया है। मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ देश की जनता को, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा धैर्य रखिए। इंडिया गठबंधन की सरकार इस देश में बनने जा रही है और हम लोगों ने जो वादे किए थे उनको हम लोग पूरा करें। ईसा भारती तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सीधे रुख करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर अजय आर्या का। माफी के साथ में डॉक्टर साहब, आप जो बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि इस जनादेश के बहुत सारे मायने हैं। इस संदर्भ को भी आप अपनी चर्चा में, अपने डिस्कशन में जरूर जोड़ लीजिएगा। जी, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक बात कही। इस जनादेश के बहुत मायने हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से भारतीय राजनीति को समझते हैं और परखते हैं। मैं एक बार जरूर जोड़ूंगा। आप पूछ रहे थे कि विशेष कारण क्या रहा, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इस बड़ी हार का। मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूं, मुस्लिम, यादव, दलित और युवा, ये चार का कॉम्बिनेशन और कॉकटेल था जिसने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को एक एज दिया। अगर ये पूरी तरीके से पीडीए, जो अखिलेश यादव जी कहते हैं, अगर ये पूरी तरीके से अगर ये पीडीए हो जाता तो मैं जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 4-5 सीट से अधिक नहीं जीत पाती। तो बेसिकली ये वो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और विशेष तौर पे अगर आप शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड, अति पिछड़े और एसटी वर्ग के बारे में सोचें कि जो बहुत जागरूक है, जिसका एक प्रतिनिधित्व बहन कुमारी मायावती जी के रूप में यहाँ उपलब्ध है, उसने अपनी सरकार बनाई है। अन्य स्टेट की तुलना में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में एक शेड्यूल कास्ट या दलित कम्युनिटी ऐसी है जो संविधान को अपनी एक पुस्तक मानती है। 400 पार का नारा बीजेपी द्वारा दिया जाना, उसके बाद इनके कुछ नेताओं द्वारा 400 पार हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में चेंज करना है। उन्होंने ये नहीं समझाया कि हमें परिवर्तन क्या करना है, जिसको विशेष तौर से दलित और अति पिछड़ा वर्ग जो अपने इस संविधान की पुस्तक को अपनी मुख्य पुस्तक मानता है, बाबा साहब को लगभग अपने भगवान तुल्य मानता है, उसको नागवार गुजरी। और आप देखिए, अगर आप आकलन करेंगे तो बीएसपी के वोट प्रतिशत में सिग्निफिकेंट डाउन है, गिरा हुआ, वो बहुत गिरा है। ये पूरा का पूरा वोट शिफ्ट हो गया अखिलेश यादव और कांग्रेस की तरफ, जो मूल कारण है भारतीय जनता पार्टी की लैंडस्लाइड हार के पीछे। बड़ी बात। जी जी जी। और दूसरी बात, यूथ वर्ग जो लगातार पिछले 10 वर्ष से इनको मोदी सरकार को जिता रहा था, आज तो एनडीए कह रहे हैं मजबूरी है, अदरवाइज मोदी 1, मोदी 2, मोदी 3.0 होता था। अति आत्मविश्वास में चूर इनके कार्यक्रम। कल तो बहुत सारे चैनलों ने मोदी 3.0 चला भी दिया। कल बहुत सारे चैनलों ने मोदी 3.0 चला भी दिया था। कल बाकायदे डिस्कशन भी कर रहे थे लोग। अति आत्मविश्वास तक है, नहीं तो मिस्टर प्रदीप गुप्ता जो ये करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो रो नहीं रहे होते टीवी पे। तो आप ड्राइंग रूम में बैठ करके अगर आप ऐसे ही आप बना देंगे एग्जिट पोल और इत्यादि पोल तो यही नतीजा होगा। ग्रास रूट की रियलिटी मोदी जी को दूसरे फेज के इलेक्शन के बाद पता चल गई थी और उसके बाद लगातार वो अपना वक्तव्य बदल रहे थे, नई नई चीजें ला रहे थे। मैंने आप ही के चैनल पे कहा था कि अगर अति आत्मविश्वास जो पहले चुनाव शुरू होने से पहले था वो डगमगा क्यों रहा है, कोई ना कोई तो कारण होगा। कारण यही था कि उत्तर प्रदेश में वो हार देख रहे थे और इतनी बुरी तरीके से हार कि मोदी जैसा बड़ा चेहरा जिसका जादू खत्म हो गया, और जादू खत्म होने का मतलब है कि आगे आने वाले चुनाव में कोई लहर नहीं रह गई। मोदी जी स्वयं 1.5 लाख वोटों से, सोचिए आप जीत रहे हैं, जो 4, 4.5, 5 लाख वोट, राजनाथ सिंह 1 लाख से कम वोटों से यहाँ पे जीत रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है, विशेष तौर से भारतीय जनता। डबल इंजन की सरकार है, योगी और मोदी दोनों का कॉम्बिनेशन है, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी का कॉम्बिनेशन चुनाव हरा देता है। क्या ये कैसे कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है? देखिए, वो तो कुछ ना कुछ कहना है आकर के। मुझे तो सरकार बनती भी बड़ी मुश्किल से नजर आ रही है। 240 का आंकड़ा दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के, मैं इसे 235 और 231 के आसपास देख रहा हूं। अभी पूरा चुनाव हुआ नहीं है, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि संभवतः भारतीय जनता पार्टी ये सरकार ना बना पाए। तो लगभग ये हंग पार्लियामेंट की तरह ही है, जब ये क्लियर नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी। तो मुख्य रूप से इस चुनाव में हार का कारण मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अति आत्मविश्वास जो इनको ले डूबा। जी, निश्चित तौर पर राघवेंद्र सिंह राजू को चर्चा में शामिल कर लेता हूं। अविरल आपके पास आऊंगा मैं, क्योंकि राजू जी केवल हम लोगों का भाषण ही सुन रहे हैं पिछले 1 घंटे से, तो उनको भी बोलने का मौका, क्योंकि राजू जी भी बड़े
भाषण में प्रवीण व्यक्ति हैं और मतलब अच्छा संबोधन इनका रहता, घूमते रहते हैं। और राजू जी के अंदर बहुत सारी बातें आ रही होंगी, ये लगातार हमारी इनकी सुबह से चर्चा हो रही है। राघवेंद्र सिंह राजू, पहले फेज से आप लगातार कह रहे थे कि छत्री नाराज है, छत्री नाराज है, छत्री नाराज है। गुजरात में रूपाला तो बच गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में मटिया मेट हो गया। इसको मटिया ही मेट कहेंगे हम। अगर 64 सीटों वाली एनडीए अगर यहाँ आपको 36 पे आ जाए, सारे के सारे जो सहयोगी थे वो धराशायी हो गए, चाहे निषाद हो, चाहे राजभर हो, बड़े बड़े दावे करने वाले वो ढेर हो गए। राघवेंद्र राजू, इसके पीछे क्या अभी भी आप उस बात पे अडिग हैं कि कोई छत्रियों की नाराजगी या इस तरह की बातें जो आप करते रहे हमारे लगातार हमारी डिबेट में? दुर्गेंद्र जी, सारे बातें जो है हमारे आर्या साहब ने कह दी, लेकिन ये निश्चित तौर पर है। पहले अनम्यूट करिए राघवेंद्र जी। दुर्गेंद्र जी, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है आवाज, आ रही है दुर्गेंद्र जी? नहीं, हम सुन नहीं पा रहे हैं, आप करीब करिए माइक। अरे हाँ बोलिए। हाँ दुर्गेंद्र जी, जी आवाज आ रही? हाँ पहले बोलिए। जो है हमारे देश में आंतरिक लोकतंत्र तो सुनिश्चित करें राजनीतिक पार्टियां। आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में किसी भी राजनीतिक दल में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। टिकट वितरण भी कुछ नेताओं की मर्जी से ही होता है। तो ऐसे तमाम ऐसे तथ्य हैं, जनप्रतिनिधियों पर भी आप देख लीजिए, ये लगातार जो नैरेटिव आ रहा था और जिस तरीके से व्यंग्यबाण छोड़े जा रहे थे, और जो व्यंग्यबाण छोड़ा गया और जिस तरीके से हमने बार बार कह रहा था घोषणाएं और घोषणा पत्र सिर्फ मजाक बन जाते हैं। दुर्गेंद्र जी, आपको ध्यान हो कि जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ में प्रेस वार्ता की और वो इस नब्ज को समझ गए कि इस देश में राशन से शासन चल रहा है एक तबके में, लेकिन उससे ज्यादा जो हिट किया सबसे ज्यादा मामला, तो जो सबसे ताकतवर बाण था, मैंने आपको बताया था कि मैं जब पूर्वांचल में था, माननीय बनारस में, जौनपुर में, तो मैंने कहा था यहाँ संविधान बचाने की बात हर गांव में लोग कर रहे हैं। कह रहे भैया हमारे तो हम सबसे बड़े प्रभु जो है वो अम्बेडकर जी हैं। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि छत्रपों की जो नाराजगी थी ठाकुरों की, उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया दुर्गेंद्र जी। मैं स्वयं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से मिला, मैंने इस बात में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अरे भाव नहीं दिया, गंभीरता नहीं, आप लोगों को भाव नहीं दिया भाई। गंभीरता क्या मतलब, आपको हल्के में लिया, ये कहो। वो सारी चीजों की बात को वो मान रहे थे ये ठाकुर का कोर वोट बैंक है, जाएगा कहां। लेकिन किसी व्यक्तित्व को, किसी भी इतिहास को कोई अपमानित कर रहा है, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य अपमानित कर देंगे, कभी ओम प्रकाश राजभर कुछ भी बोल देंगे, योगी जी पे बोल देंगे। और एक दुर्गेंद्र जी, इसमें एक चीज बहुत साफ कहना चाहता हूं आपके चैनल से कि जो योगी जी पर केजरीवाल जी ने प्रहार किया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ने कोई उसका वो नहीं बताया कि भाई ठीक है मोदी जी अगला कार्यकाल उनका कब तक रहेगा, क्या संविधान है 75 साल की उम्र के बाद। उन्होंने कहा 100 साल तक प्रधानमंत्री जो भी रहना चाहे, वो संविधान जो 2014 में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया था 75 साल के बाद, तो उन्होंने जो बात कही थी। लेकिन यह ठीक है कि योगी जी पर कुछ बोला गया, लेकिन यह बात सत्य थी कि किसी भी व्यक्तित्व ने, ना नड्डा जी ने इस बात को कहा और ना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ना गृह मंत्री ने कहा कि 2032 तक माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। 27 तक भाई, 32 कहां ले जाते हैं आप? अखिलेश यादव कितना इंतजार करेंगे? 27 तक जो बात कह रहे थे, जिस तरीके से ये बना रहे थे बात, उसकी बात हो रही। कहने का हमारा ये भी है कि आज जो स्थितियां आप देख रहे हैं, अभी आपके चैनल पे मैं बैठा हूं, उसी समय मतगणना में बवाल चल रहा फरकाबाद में, और तमाम जगह पर जो अभी जो बता रहे थे आनंद जी, अच्छा राघवेंद्र जी, बहुत सारी बातें, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मेरी एक बात का बिल्कुल पर्टिकुलर जवाब दीजिए, क्या विपक्ष ने जो नैरेटिव बनाया पहले चरण से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कि योगी को हटा देंगे, उसकी वजह से क्या क्षत्रिय मतदाता छिटक गया बीजेपी से, जो बहुत इंटैक्ट था योगी की वजह से, लगातार 14 से लगातार वोट दे रहा था वो? स्पष्ट तौर पर दुर्गेंद्र जी, छत्रपों को नाराजगी थी और उस छत्रपों की नाराजगी पर कोई गंभीरता भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिखाई। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि जैसे हमारे आर्या साहब ने कहा था, ये भाजपा की गारंटी नहीं है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री 8.5 लाख वोट से जीते हैं बित्सा से, इन्हीं की पार्टी के नेता हैं वो। और माननीय हमारे गृह मंत्री जी 5 लाख वोट से जीते हैं।
और वही बनारस में जब प्रारंभिक आपका जो मैं आपके चैनल की डिबेट में था सुबह, तो मैं देखता हूं कि प्रारंभिक में ही एक ऐसा भी समय आया था जब प्रधानमंत्री जी शुरुआत के रुझान में पीछे दिखने लगे। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। और जिस तरीके से आपने देखा कि जौनपुर, मछली शहर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और चंदौली, जो मैंने आपको जिन जिन सीटों पर आपने बताया, मैं तो आपको कह रहा था कि 40 सीटों पर सीधी नेक्स्ट टू नेट फाइट, आपने कहा 50 सीटें। तो हो सकता है कि आपका भी आंकड़ा रात तक जो है कुछ 50 तक पहुंच जाए। और ये जो एनडीए का मामला चल रहा है, वो आज हमारे आर्या साहब कह रहे हैं कि जब 240 सीटें हैं और इसके बाद गठबंधन में इनके साथ इतने सहयोगी दल हैं, तो सरकार कौन बनाएगा, ये तो पूरी रात पड़ी हुई है और कल का दिन पड़ा हुआ है। लेकिन ये बात सत्य है कि अब एक मजबूत विपक्ष इस लोकतंत्र में मिलने जा रहा है। और लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, वो जनता के प्रति जो जवाबदेही नहीं होते, वो जनता की बातों को सुनने के लिए जो तैयार नहीं होते, जिस अहंकार में हमारे जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मंत्री रहते थे, और जिस तरीके से बड़े बड़े शीर्ष नेता जिस तरीके से अपने अहंकार में डूबे हुए थे, तो इस अहंकार में कहीं ना कहीं बदलाव आपको दिखेगा दुर्गेन जी। और ये निश्चित तौर पर आज कई चैनल ने चलाया कि ठाकुरों का ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। और मैं ठाकुर की बात नहीं कहता, अपर कास्ट में, बहुत बड़े अपर कास्ट में, क्योंकि अपर कास्ट में बहुत बड़ी नाराजगी थी। और वो जो नैरेटिव शुरू से बना है वो लगातार दिखा। और उसका आपने, मैंने कहा था कि आप देख लेना महाराष्ट्र में क्या स्थिति होगी, वो स्थितियां आपको सामने आ गई। उद्धव ठाकरे वाली, शरद पवार वाली सारी चीजें, हमने कहा वो जादू नहीं चलेगा एक नाथ शिंदे का और माननीय हमारे देवेंद्र फडणवीस का। तो ये तमाम चीजें हैं। अभी बहुत सारी चीजें, अभी देर रात तक बहुत सारे आपको रिजल्ट दिखेंगे, लेकिन बहुत सारे रिजल्ट में ढांचा पांचा जो चल रहा है और तमाम चीजें आ रही हैं लगातार एक्सपोर्ट्स पर कि भाई जो चीजें आपने जो परिणाम घोषित कर दिया, वो सारी चीजें क्यों नहीं आती हैं उसमें वेबसाइट पर वो लोड हो जानी चाहिए। बड़ी चर्चा है, इसको लेकर तमाम विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। अविरल मलिक आपके पास जा रहा हूं। अविरल मलिक लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं। अविरल मलिक, कहीं जो सांसद थे मौजूदा, उनको ज़्यादा टिकट दिए गए यूपी में, क्या जो जनप्रतिनिधियों की एरोगेंसी, इसकी वजह से आपके 6 के 6 मंत्री हार गए उत्तर प्रदेश में, आपके जो केंद्रीय मंत्री 6 के 6 हार गए, बहुत सारे सांसद पुराने हार गए, क्या एरोगेंसी आ गई थी क्या, या फिर वो बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए थे कि भाई ठीक है जनता का लेना देना क्या, हम तो मोदी के चेहरे पर जीतते हैं, जाओ हमें तो वोट मोदी के चेहरे पर मिलता है, जनता का वोट से क्या मतलब। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ज़्यादा ही डिपेंड हो गए, इसकी वजह से ये परिणाम आए हों। अविरल मलिक जी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। और जहां तक बात है प्रोफेसर आर्या साहब की, अभी वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की 2-4 सीटें घटा रहे थे, तो मैं स्पष्ट कर देता हूं, अगर ये 2-4 सीटें घटा रहे हैं तो इस आधार पर तो मैं भी कह सकता हूं कि 300 पार भाजपा हो जाएगी, एनडीए हो जाएगा। तो इस प्रकार की बात करने का कोई लाभ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जीती है, ये सच्चाई है। और उसके साथ साथ आज ये चर्चा की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई है, भारतीय जनता पार्टी पीछे हो गई है, तो किस आधार पर आखिर ये कहा जा रहा कि सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, किस पर डिबेट की जा रही है। तो सरकार क्यों नहीं बनेगी, आखिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है, इस बात के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से हमने कई राज्यों में क्लीन स्वीप किया है, उस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारा वोट शेयर साउथ में बढ़ा है, उस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। केरला में जिस प्रकार से हमने उपस्थिति दर्ज कराई है, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। मतलब आपकी जो सुविधा वाली विषय उस पर हम चर्चा करें, बाकी चर्चा ना करें। यूपी छोड़ दें, महाराष्ट्र छोड़ दें, ये सारे छोड़ दें, जो आपको सुविधाजनक लगता है उसी पे हम चर्चा करें। मैं आर्या साहब को कह रहा हूं। ठीक है आर्य साहब रिएक्ट करिए। आर्य साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अविरल रुकिए, आर्य साहब बोलिए। देखिए दुर्गेन जी, यही प्रॉब्लम है भारतीय जनता पार्टी की कि आप क्रिटिक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस बर्दाश्त कर पाने की वजह से जनता ने आपको उतार दिया है। मैं आगाह कर रहा हूं, यही एटीट्यूड मेंटेन रहा तो 27 भी आप देखेंगे और 32 भी आप देखेंगे। बस इतना ही मैंने कहा। मनोज जी, ये वास्तव में अभी राघवेंद्र जी बार बार कह रहे हैं, आपने खैर इस बात को कहा कि जनप्रतिनिधियों की जो एरोगेंसी है, क्या ये एक बड़ी वजह है क्या बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश में हार हुई है और ओवरऑल 3-4 राज्यों में जो उनको डेंट लगा है, बड़े राज्यों में?
दुर्गेंद्र भाई, जी 10 साल से इनका गुणगान करते करते थक गए और लगातार यही आरोप लगता है, उसके बावजूद आज भी यही उम्मीद करते हैं। बड़ी अजीब बात भाई। विपक्ष तो ये कहते हैं कि हमको स्पेस नहीं मिलता है, क्या प्रिंट में, क्या इलेक्ट्रॉनिक में, क्या डिजिटल में। रही बात आपके सवाल पे आते हैं, देखिए दो चीजें हैं जो आपने एक बीच में सवाल किया, तो बहुत बड़ा अहम सवाल था कि पहली लिस्ट जब उत्तर प्रदेश की जारी हुई थी, 51 सीटों की जारी हुई जी। 2022 को चुनाव में हमने एक बात आप ही के चैनल पर कही, दुर्गेंद्र भाई याद होगा, कि स्वामी प्रसाद मौर्य और चौहान उस समय जाकर के इतना लाभ कर गए थे कि सीटें कटने वालों की संख्या बहुत कम हो गई थी, बहुत लोग सीटें कटनी जा रही जी। अब रही बात एंटी इनकम्बेंसी, देखिए होता क्या है कि एंटी इनकम्बेंसी या स्थानीय प्रत्याशियों में चर्चा तब हो जब मोदी जी सारी जिम्मेदारी खुद ही नहीं ओढ़ लें। आपने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में देखा कि सिर्फ एक ही चेहरे को होर्डिंग लगी, हमने सबने देखा था। तो उसी भरोसे जब 2 बार जीत हो गई, 14 हम अपरंपार जीत ले आए, 19 में अपरंपार जीत ले आए, तो फिर भाई 80 में 73 आप जीतते हैं, मैं यूपी की बात कर रहा हूं, तो फिर उसमें कोई व्यक्ति नहीं गिना जाता, उसमें आपने जिसको टिकट दिया वो जीत गया। और उसी गारंटी के भरोसे 51 सीटें दी गई और उसी पे 80 पे 80 और देश में 400 पार के नारे पे इस अति विश्वास ने, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस संगठन की पार्टी है, जिस नेतृत्व की पार्टी, जिस तरह वो काम करती है, उसके अनुसार उसके परिणाम कमाए हैं। और जहां उसको, जैसे महाराष्ट्र की बात कर लें, हम बिल्कुल ही बात कह रहे हैं कि भाई आप मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, गुजरात में आपकी अपरंपार जीत हुई है, वो उसको कौन इनकार कर रहा है। लेकिन हरियाणा में, राजस्थान में जहां भी आपकी सरकार बनती है, हम उसकी बात करेंगे। और हम लगातार अगर कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं, कांग्रेस 52 से 100 पे पहुंच गई है, अखिलेश जी 3 से 37 पे पहुंच गए हैं। ममता 21 के चुनाव में आपने देखा क्या हाल हुआ था, भारतीय जनता पार्टी 4 से 18 गई, 18 से 12 पे आ गई, ममता 30 पहुंच रही है। तो थोड़ा सा नीचे से लेके ऊपर तक ये कहावत कही, निंदर नीरे राखिए वाली कहावत भूलनी नहीं चाहिए कि अगर आपको कोई आईना दिखा रहा तो उसको बर्दाश्त करिए, सबको जेल भेज देना, ईडी पीडी वो बंद करिए, ये लोकतंत्र अच्छा है। मनोज जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1962 के बाद कोई पहली बार ऐसा हुआ है जब एक सरकार तीसरी बार वापस आ रही है। वो करें कि इसके जीत के बहुत डायमेंशंस हैं, बहुत सारी पहलू हैं इस जीत के। नहीं दुर्गेंद्र भाई, मैं उसी पे आ रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि देश की आजादी में संगठन की लड़ाई के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद अगर कोई न कांग्रेस को छोड़ के सरकार आई या किसी व्यक्ति विशेष के नेतृत्व में सरकार आई, वो मोदी जी के चेहरे पे, मोदी जी की गारंटी पे, मोदी जी के नेतृत्व पे, कुशल कार्य पे मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। बहुत बड़ी बात होती है कि 10 साल सरकार बनाने के बाद आप तीसरी बार आपके गठबंधन में, और ये भी बात बिल्कुल सही है कि 234 सब लोग मिल के आ रहे हैं, हम अकेले 239 आ रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं हो रही। भैया चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन आप ही ने इस चर्चा को बहुत बड़ा कर दिया ना 400 पार कह के। आप कहते कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम चर्चा नहीं करते। अब आपको सोचना चाहिए था ना कि आप क्या बोलने जा रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, और आज प्रधानमंत्री जी कार्यालय में हैं, अभी भी वो भाषण दे रहे हैं लगातार। जो पहले ये होता था कि हम लोग देखते थे 2014 और 19 में, आपने देखा कि माहौल बिल्कुल अलग होता था, उस तरीके का माहौल मुझे नहीं दिखा। अगर आप देख पा रहे हो तो दर्शकों को बताइए। दुर्गेंद्र भाई, राहुल गांधी और कांग्रेस इतनी सॉफ्ट कॉर्नर मोदी जी के लिए कि जिसका कोई जवाब नहीं, और इस बात को मोदी बहुत अच्छे से जानते हैं, वो और कोई बात करना भी नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक बात है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। आप उनकी बड़ी जीत हुई, मैं मानता हूं कि आप जिस तरीके से सीपीएम को गायब किया ममता ने, उसी तरीके से बीजू जट को गायब कर दिया मोदी जी ने उड़ीसा से। ये बड़ी जीत है, मैं सहमत हूं इस बात से, अरुणाचल की से मैं सहमत हूं आपकी बात से। लेकिन जब आप अपना लक्ष्य बड़ा करते हैं तो अपेक्षाएं भी बड़ी होती हैं। बाकी जीत आपकी है, सबसे बड़ी पार्टी आपकी है। मौजूदा स्थिति में आपके गठबंधन को ओवर द मैंडेट 272,294 सीटें मिल रही हैं। कल क्या होगा ये बात की बात है, लेकिन जरूर हम इस बात पे कहेंगे कि मोदी जी ने तीसरी बार बड़ी जीत दर्ज की। जी ठीक बात है। डॉक्टर आनंद निषाद, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत है, और आप लोग हल्ला मचाते रहे कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। इस देश की जनता किसकी माने? दुर्गेंद्र जी, ये अहंकार बोल रहा है। अभी भी माननीय देश के प्रधानमंत्री जी हार चुके हैं, लेकिन हारे हुए को हम उनको क्या आईना दिखा जा रहा, पूरे देश की जनता ने आईना दिखा दिया और खुद को हारे हुए प्रधानमंत्री नहीं मान रहे।
भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की यही बीमारी, ये अपने आप को हारा हुआ नहीं मानते हैं। जब ये माने अपने कूचे से जब बेआबरू होकर निकलेंगे तब समझ में आएगा। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी क्या बोलते थे, अब की बार मोदी सरकार, यानी भाजपा भी खत्म हो गया। आज फिर से टर्न लेकर के क्या बोल रहे हैं, अब की बार एनडीए सरकार। अब आप सोचिए कि एनडीए का कौन प्रधानमंत्री जी ने परोक्ष रूप से, डॉक्टर आनंद निषाद, प्रधानमंत्री जी ने परोक्ष रूप से कहा कि देश के लोग भारत के लोकतंत्र की ब्रांडिंग करें दुनिया में। उन्होंने तमाम इन्फ्लुएंसर से, तमाम उन लोगों से कहा कि आप लोग जो इतना शानदार चुनाव हुआ है इसकी चर्चा करें, और इशारों में कहा कि आप लोग देश को बदनाम करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि भारत बदनाम होता है। प्रधानमंत्री जी ने छोड़ा नहीं है किसी को। आज दूसरे के ऊपर में क्या आरोप लगा रहे हैं, खुद दूसरे के ऊपर में आरोप मरते हैं, जबकि खुद ही देश को बदनाम करते फिर रहे हैं, देश की गरिमा को खत्म कर दिए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री की गरिमा क्या होगा। आप सोचिए बढ़िया से, मटन मछली के बाद में क्या हो गया, जो है क्या तस्वीर दिखा दी जाए। प्रधानमंत्री जी विदा ले रहे हैं पार्टी कार्यालय से, वो तस्वीर दिखा दी जाए, बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है। उसके बाद फिर हम लोग चर्चा पे वापस आएंगे। वो तस्वीर दिखाई जाए, प्रधानमंत्री जी विदा ले रहे हैं पार्टी कार्यालय से, तकरीबन 40-45 मिनट का उनका संबोधन। सरकार के बाद एक बढ़िया मार्गदर्शन जो हमको प्राप्त हुआ है, हम सभी इस विचार को लेकर फिर से अपने बूथ पे, मंडल में, शक्ति केंद्र में जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। इस देश के सारे लोगों को भारत माता की जय करना चाहिए। जोश से आए आपको भी मैं धन्यवाद करता हूं। और यहाँ से नारे लग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की का जो प्रस्थान है वो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली मुख्यालय से हो गया है। उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर देश को संबोधित किया और एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा कि फिर से बूथ और शक्ति केंद्र और जो उनका संगठन है उस पर जाकर काम करें। जीत हुई है, देश का जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इस बात को बहुत मजबूती के साथ में रखा है, हौसला अफजाई की है। लेकिन ये बात भी सच है कि 14 और 19 जैसा माहौल पार्टी कार्यालय का बिल्कुल इस बार नहीं है। एक ब्रेक ले रहा हूँ। इस बार एनडीए सरकार, अब की बार एनडीए सरकार, बीजेपी अकेले बहुमत हासिल करने में फिलहाल अभी सफल नहीं हुई है, लेकिन एनडीए को बहुमत मिल चुका है। इस बार एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री ने कहा है, और उन्होंने कहा कि बहुत बड़े फैसले इस बार हम फिर लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कहा कि इस बार कुछ बहुत महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लेंगे। देश को आगे ले जाने के लिए काम हम लगातार करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया इस देश को कि तीसरी बार उनकी सरकार बनने जा रही है। सीधे हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ, सीधे डॉक्टर आनंद निषाद के पास चलते हैं। डॉक्टर आनंद निषाद, आपने जो बातें कही, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो कुछ बहुत सारे बड़े बड़े फैसले वो लेने वाले हैं और बहुत मजबूती के साथ में जो तीसरी पारी है उनकी वो करेंगे, और पूरे देश में उन्होंने आप सभी का भी धन्यवाद किया है, चुनाव मशीनरी का धन्यवाद किया है। केरल में कार्यकर्ताओं के बलिदान का भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हुए हैं। डॉक्टर आनंद जी वो तो अपनी खामियां तो कभी गिनाते नहीं हैं और हर वक्त वो पॉलिटिकल माइलेज लेने की बातें करते रहते हैं।
देश के प्रधानमंत्री की गरिमा खुद प्रधानमंत्री को नहीं मालूम कि गरिमा क्या होता है देश का प्रधानमंत्री। अब इतना हद तक नीचे गिर जाना चुनाव के वक्त में, अब यू टर्न आज कैसे ले लिए कि अब की बार एनडीए सरकार। कल तक लोकसभा में क्या बोले थे, एक अकेला सब पर भारी। फिर उन्होंने नारा दिया अब की बार मोदी सरकार। पिछले बार में अब की बार भाजपा सरकार 14 में नारा था, 19 में वही नारा चला और उसके बाद में आज की ये स्थिति बन गई है। मैं दुर्गेंद्र जी, मैं आज की बात कर रहा हूं। मैं पटना में था और मैं पटना गया था। उस वक्त में माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी मेरे अच्छे मित्रों में से, वो बुलाए थे मुझे बात करने के लिए, बैठ करके चर्चा करने के लिए। मैं गया था, लेकिन उनकी इतनी दुर्गति मैं कभी भी जो है ना महसूस नहीं कर पाया। आज सम्राट चौधरी जी सीएम नीतीश कुमार के बंगले पे 2 घंटा बैठ करके समय नहीं मिला उनको मुलाकात करने का। जो ये बात आप बार बार कह रहे हैं, इसके पीछे का क्या है गुणा गणित, वो बताओ आप। ये तो आप पिछली बार भी हमको बताए थे। अब ये बताओ मसला क्या है, इतने करीबी मित्र हैं तो मामला क्या है भाई? वो तो उनके एलआई हैं, उप मुख्यमंत्री से मिल सकता है। मुख्यमंत्री ने उनको खाने पे अपने साथ नहीं बुलाया, इस बात का कष्ट है कि कुछ और पक रहा है? ये बताओ डॉक्टर आनंद। पक रहा है अंदर ये पक रहा है। दुर्गेंद्र जी, आप विद्वान पत्रकारों में से महापत्रकार हैं और आप जो है ना गोदी मीडिया से हट करके ये बातें रखे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जनता तक आप जो है ना इस बात को रखते हैं। आपने देखा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, उसमें विधानसभा, बिहार विधानसभा में जो तेजस्वी यादव ने क्या कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी गारंटी लेंगे चाचा का। अब आप बात यही है, अटक गई है बात के पास में गारंटी है क्या नीतीश कुमार जी का? ये 10वीं बार पलटी मारने के लिए जा रहे हैं। बिहार के राजधानी पटना में ये गलियारों में खूब चर्चा है। आप पत्रकार हैं तो पूछ सकते हैं और भी मित्रों से। ठीक है, मैं तो देख के आया हूं। मैं एक टिप्पणी इस पे डॉक्टर अजय आर्या की लेता हूं। डॉक्टर आर्या, आप लगातार नीतीश कुमार की राजनीति का अध्ययन करते रहे हैं और मुझे लगता है कि आपके पास एक शोध पत्र हो गया होगा नीतीश कुमार की राजनीति का, कि कैसे कैसे क्या वो करते रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में आप क्या टिप्पणी करना चाहें, जो बार बार डॉक्टर आनंद निषाद हमारे इस कार्यक्रम में पॉइंट आउट कर रहे हैं, सम्राट चौधरी को बार बार कोट कर रहे हैं, सम्राट चौधरी को ना बुलाना, 2 घंटे बाद फिर जाना, पता नहीं दूसरी बार मुलाकात हो पाई कि नहीं हो पाई, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। और बार बार एक वहाँ के उनके एमएलसी हैं अनवर साहब जेडीयू के, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए सबसे फिट कैंडिडेट हैं। तो ये क्या नया सुर्रा क्या है? देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है और ये सच्चाई है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बिहार के हैं, बिहार सरकार में, उनको मुख्यमंत्री जी अगर वेट करा रहे हैं तो इसके बड़े मायने हैं राजनीतिक। और वो प्रदेश अध्यक्ष भी है बीजेपी के। जी देखिए, नीतीश कुमार जी के पास गेन ही गेन है, खोने के लिए कुछ नहीं है। इधर इस हाथ में लड्डू है तो दूसरे में रसमलाई है। ठीक है, सरकार इनकी ऑलरेडी बची रहेगी, चाहे इधर जाएं या उधर जाएं। तो और रही बात गारंटी लेने की, तो राजनीति में तो देखिए सब कुछ संभव है। पिछली बार आप मुझसे मायावती जी की गारंटी के बारे में पूछ रहे थे तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है, सभी को पता है। गारंटी तो ना कोई किसी की ले ही नहीं सकता है, स्वयं की नहीं ले सकता। अब नीतीश कुमार जी शरीके एनडीए में, जो अभी डॉक्टर अविरल मलिक मुझसे नाराज हो गए थे कि मैं किस आधार पे कह रहा हूं, गारंटी तो ये भी नहीं ले सकते एनडीए की कि कितने दिन चलेगी। कौन गारंटी लेगा? जहां अच्छा ऑफर होगा, जहां प्लेसमेंट ठीक होगी। अभी तक तो एनडीए को पूछा नहीं गया पूरे 10 साल। मोदी सरकार चल रही थी 10 साल और मोदी जी ने उसका बीड़ा भी उठाया पूरी जोश खरोश के साथ, और उन्होंने कहा कि आप मोदी को वोट दे रहे हैं, आप मुझे देखिए। ये भाषणों में कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो जब आपको हम देख ही रहे, पूरी जनता ने देखा, और उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है, यहाँ पे आप आधी सीटें हार बैठे, इसलिए आप 240, 41 या 38, 35 पे अटक गए।
ये बहुत गंभीर चर्चा का विषय है। इसलिए आपको एनडीए सरकार कहना पड़ रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य मैं सुन रहा था, एक एक बात का मायने था उनका। वो कोशिश कर रहे हैं कि ये माला पिरोई रहे, एक साथ एक सरकार हम बन जाए। निश्चित तौर पे साउथ में अच्छा प्रदर्शन है, वहां पे खाता खुला, वोट बैंक बढ़ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को आप लूज कर रहे हैं, जो 3 राज्यों को मिला के अकेला है। आप गुजरात जोड़ लीजिए, आप उसके बाद क्या कहते हैं, राजस्थान जोड़ लीजिए, उसके बाद आप छत्तीसगढ़ जोड़ लीजिए, 3-4 स्टेट मिला के अकेला उत्तर प्रदेश है। तो ठीक है, आप साउथ में खाता खुल रहा है तो एक बड़े स्टेट में आप हार रहे हैं, और वो भी ऐसी जहां प्रधानमंत्री स्वयं बनारस से लड़ रहे हैं, जहां पे 5-5.5 लाख और देश के दोनों सबसे बड़े स्टेट में यूपी 80 और महाराष्ट्र 48, दोनों सबसे बड़े स्टेट में हारे हैं आप, और तीसरा स्टेट फिर राजस्थान है। तो इस हार को क्यों ना कहा जाए कि आपका करिश्मा फीका पड़ गया। या तो आप नैरेटिव बना नहीं पाए या आप पढ़ नहीं पाए कि संविधान पे अगर आप सवाल उठाएंगे तो यही अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग आपको पटक देगा। आप टेक इट फॉर ग्रांट नहीं कर सकते कि हर बार आप कोई भी बात कह देंगे, तो आपकी आंख मूंद पे भरोसा नहीं किया जा सकता। भरपूर वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, लगातार 5 साल, उसके बाद अगले 5 साल हमेशा लहर की बैतरणी पे बैठ करके बीजेपी ने इसको पार किया, चुनावी मझधार को। इस बार लहर गायब थी, इसलिए बीजेपी लहरों का राजहंस है, लहर नहीं थी, इसलिए उत्तर प्रदेश में उसको नुकसान हो गया। जी, एक बड़ी खबर आ रही है, आदित्य यादव रिकाउंटिंग में चुनाव जीत गए हैं। चाचा शिवपाल ने भी नैया पार लगा दी। अभी अभी ये खबर हमारे चैनल पर ही दिख रही है कि रिकाउंटिंग में आदित्य यादव जीते हैं। और राघवेंद्र जी जो कह रहे हैं मुकेश राजपूत का मसला, मुझे लगता है वो भी फंस गया है। वो भी कहीं ना कहीं, जो डॉक्टर आर्या कह रहे हैं कि रात होते होते हो सकता कि टैली बदल जाए। मनोज मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। स्मृति ईरानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सबसे मतलब मोदी के बाद उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव लड़ने वालों में सबसे ताकतवर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। बाकी को मैं बहुत उतना ताकतवर नहीं मानता, लेकिन स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को पानी पिला दिया था 2019 में, और स्मृति ईरानी ने दौड़ाया, ट्रोल किया राहुल गांधी को। राहुल गांधी इज्जत बचाकर भागे क्या, गए नहीं अमेठी, ये हालत थी। लेकिन हम देख रहे हैं, और उस समय जिस समय राहुल गांधी चुनाव हारे थे, मुझे लगता है कि पूरी रात, आपको ध्यान ही होगा, यही चल रहा था शाम से लेकर रात तक कि राहुल गांधी चुनाव हार गए, पूरी स्क्रीन रंगी हुई थी। आज मुझे नहीं दिख रहा कहीं स्मृति ईरानी के चुनाव हारने के बाद कहीं खबर नहीं, किसी ने, मुझे लगता है फुल प्लेट ब्रेकिंग नहीं चलाई है। पूरे स्क्रीन में जो ब्रेकिंग चलती है वो भी हमने किसी चैनल में नहीं देखी हमने। इतना सन्नाटा क्यों है भाई मनोज मिश्रा? जी, सन्नाटा बेसिकली इसलिए है कि बढ़ते बढ़ते और गिरते गिरते मीडिया को भी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि 2.5 से 3 महीने में पिछले 10 साल तक हमने क्या किया है, किसको कितना स्पेस दिया, किसको कितना स्पेस नहीं दिया। आप उतनी बात नहीं दुर्गेंद्र भाई, ये राहुल गांधी भाग गए, इस बात की चर्चा 5 साल तक मुझे लगता है ग्राम प्रधान से लेकर के दिल्ली तक होती रही। मजाक उड़ाया जाता, ट्रोल किया जाता रहा, पप्पू बनाता जाता, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो राहुल गांधी जी, उस दिन मेरी आपकी बात भी हुई थी जब मैं अमेठी हुआ था जी, तो यूं चर्चा हो रही थी। बुजुर्ग पत्रकार हैं, उनसे बात, उन्होंने कहा देखिए गांधी खानदान को जब रायबरेली अमेठी नकारता है ना, तो उसके बाद वो अपने प्यादे से फिर बड़े कारनामे कराते, जिसमें सतीश शर्मा, बाकी लोगों कैप्टन का नाम लिया गया। और केएल शर्मा की जीत, स्मृति ईरानी का हारना। स्मृति ईरानी मामूली हैसियत की मंत्री नहीं थी, जब वो चुनाव हारी थी तो राज्यसभा से जाके तब भी मंत्री बनी थी। और उत्तर प्रदेश में देखिए बहुत हार जीत तो होती रहती है, लेकिन जो नए बिसात गढ़ी गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी का राम मंदिर उद्घाटन के बाद अगर जीत का अंतर 1.5 लाख हो जाता है बनारस में, ये सोचना चाहिए। स्मृति ईरानी हार जाती है, ये सोचने का विषय है। बाराबंकी, वहीं लखनऊ के बगल में आप देखिए मोहनलालगंज और कई चीजें, आप टेनी को देख लीजिए। तो उस पर चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी फिर मैं कहूंगा कि अभी एनडीए की सरकार बनने की उम्मीद मीडिया को या बाकी सबको लग रही है, इसलिए कहीं न कहीं वो 10 साल की जो काकस या जो बंदिशें और जो बातें रही हैं, उसमें आने में जाने में बड़ा संशय हो रहा है। अब आप थोड़ा पलट दीजिए, अगर यही स्मृति ईरानी जीत जाती है, कहीं खुदा न खास्ता राहुल गांधी हार जाते, तब हमारी टैग लाइन, तब आप देखते भी फिर हम कहां से कहां तक चले जाते। मैं भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की जीत पे, कई राज्यों में सरकारों पे
और 2 बार की सरकार पे 241 के फिगर पे पहुंचने पे मैं बधाई देता हूं, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन आईना भी देखना चाहिए। आप एक बात नहीं देख रहे दुर्गेंद्र भाई, 8 लाख से ज्यादा वोटों से वो आदमी जीत के चुनाव आया, बगल में चौहान मध्य प्रदेश में, जिसके ऊपर सरकार बनी और उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। आप शिवराज सिंह को भूल सकते हैं? इतनी बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की, कहीं दिख रहा आपको? कहीं कोई चर्चा, कहीं कोई बातचीत? पार्टी में भी क्या ये चुनौतियां होंगी? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्या ये पार्टी में भी मोदी के लिए, अमित शाह के लिए चुनौती बढ़ेगी क्या पार्टी के अंदर? भाई अमित शाह जब 7 लाख ऊपर से जीतते हैं तो गांधीनगर जीतने, अरे गांधीनगर तो देनी ही थी अब आदरणीय अडवाणी जी की, आप वहां से जीत जाते। लेकिन आप सोचिए, जिस आदमी के नेतृत्व आपकी सरकार बनती है लगातार, वो भी आदमी 18 साल तक मुख्यमंत्री था। अब आप वो जो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, आप उसको जब टिकट देते लड़ता, वो जीतता 8 लाख के ऊपर। होनी चाहिए चर्चा, उन बातों पर होनी चाहिए, लेकिन चूंकि नहीं होती, पार्टी भी नहीं करती, और नड्डा साहब अध्यक्ष हैं, राजनाथ जी उनके बगल में थे, दाहिने तरफ नड्डा जी थे। तो देखिए, अब मैं फिर कह दूंगा कि जो अभी आपने सवाल आ रहा है साहब से, मैं उस सवाल को मैं फिर रिपीट करके कह रहा हूं, गठबंधन की सरकारों का चलाने का जो अनुभव अब तक रहा है, वो अटल जी, यूपीए, एनडीए, बाकी लोग था। मोदी जी जब से सत्ता में आए, चाहे प्रदेश की चाहे देश की, उनको गठबंधन सरकार चलाने को वो आदी नहीं है। ये बड़ी बात। और लोकतंत्र में आप इस बात को जानते हैं कि मान मनोबल के अलावा आपने देखा है कि कब कब किन किन मुद्दों में एक वोट से सरकार गिर गई थी। मायावती के बाहर जाने से सरकारें गिरी, हमने आपने यहाँ देखा हुआ है। आप मायावती में चर्चा करिए, मायावती में कोई बोलने को नहीं तैयार की। जिस महिला, आप सोचिए, BS4 कांसीराम की आत्मा आज क्या सोच रही है कि उन्होंने पार्टी किस तरीके से खड़ी की, मिशन क्या लुट गया, बनाया, कांसीराम जी का मिशन लुट गया, और उसको मायावती जी ने समाप्त करके शून्य की तरफ चली गई। तो दुर्गेंद्र भाई, मैं फिर कहना चाहूंगा कि 4 तारीख के मुकम्मल रिजल्ट के मायने बहुत दूर तक जाएंगे, और लोकतंत्र में ये समझने की बात है। हम बड़े आसानी से कहते हैं साहब 130 करोड़ के देश की आबादी है, लेकिन आप देखिए हमारे नारे मंगलसूत्र से, मुसलमान से, पाकिस्तान से, शमशान से कहां चले गए थे, मुजरा तक पे हमारी बातें चली गई। इसलिए फिर कहूंगा कि 24 का चुनाव 14 जैसे नहीं था, 19 जैसे नहीं था, इसलिए परिणाम जो भी आया है, अब आने वाली सरकार, अभी चुनाव लगातार है, ममता का चुनाव है, 26 में आप देखिए चुनाव है, 27 में यूपी का चुनाव लगातार, अगले साल बिहार है, हरियाणा, इसी साल बहुत सारे चुनाव है। इसी साल है। खट्टर को हटाने के बाद आप देखिए वहां क्या स्थितियां रही। राजस्थान में आप जो सरकार मिलती है, राजस्थान का जिक्र किया, सचिन पायलट आ रहे हैं, जरा कुछ बोल रहे हैं, सुना देते हैं। सचिन पायलट बड़े अच्छे नेता है, मुझे भी शकल सूरत से बहुत अच्छे लगते हैं। सचिन पायलट, सुनाइए। Claims were made for 370 and 400, so certainly setback, and the loss of number of seats to the BJP. I think someone somewhere should take accountability, because the claims that were made were obviously very far away from the reality. And people's issue matters. The Congress Party's manifesto, the agenda of the India Alliance, farmers, young people, unemployment, price rise, those issues were important for us and the people of India. But unfortunately, the BJP thought issues of Mandir, Masjid, Mangal Sutra and Hindu Muslim, those are far more important. I think people have spoken. What will happen tomorrow when the final numbers come out? The India Alliance leaders will meet and take a considered view as to where we stand in terms of the total numbers that we get, and that decision will happen tomorrow. But for today, the simple takeaway is that people have not accepted the sense of arrogance displayed by the government. They have not appreciated the way in which Parliament was disregarded, and it was claimed that the opposition will be reduced from sitting in the benches in the Lok Sabha and will be moved to the visitors gallery. So all those things, I think, had an impact on the voters when they voted. But I must thank the voters of India. They are very wise and mature and have actually given a resounding message, especially to the BJP. Sir, are you happy with the jolt which given to BJP or somewhat disappointed? सचिन पायलट कह रहे हैं कि कल हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, बहुत सारी चीज़ें वो बता रहे हैं और गठबंधन चर्चा करेगा। वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को लगा कि मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान ही मुद्दा है, लेकिन वास्तव में मुद्दा था पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, दवाई, महंगाई, रोजगार, अग्निवीर, ये मुद्दा था। ये मुद्दे सचिन पायलट कर रहे हैं और शायद अंडर एस्टिमेट कर गई बीजेपी। मैं राघवेंद्र सिंह राजू के पास जाऊंगा। राघवेंद्र राजू, जो उत्तर प्रदेश में हार हुई है, क्या यहाँ की राजनीति पर कोई फर्क पड़ेगा?
आप समझ सकते हैं मेरा इशारा क्या है? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई फर्क पड़ने जा रहा है? दो डिप्टी सीएम बहुत सीना चौड़ा करके जो लहरा के कह रहे थे 80 पार, काम तो करते वही सबसे ज्यादा अगर किसी को पार्टी में शामिल कराया है तो इन्हीं दोनों डिप्टी सीएम ने शामिल कराया है। यही सबसे ज्यादा मुख्य कर्ता धर्ता के रूप में नजर आ रहे थे। तो अब क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कोई परिवर्तन देख रहे हैं आप राघवेंद्र सिंह राजू? जी निश्चित तौर पर है, दल बदल कानून की जो जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बसपा का जो आपने देखा मैनेजमेंट, और बसपा के मैनेजमेंट में अभी बहुत सारी चीजें हमारे मिश्रा जी ने रखी। तो एक तरफ बसपा का जिस तरीके से देखा कि उनका जो संविधान बचाने में जो दलित था और एक फिक्स वोट जो था मुस्लिम समाज का, वो कांग्रेस दिया है। दूसरा दुर्गेन जी सबसे बड़ी बात यह है कि नोटा कितना आया इंदौर में, एक नोटा मतलब एक मायने रखता है कि एक लोकसभा में 1 लाख नोटा। तो ये तमाम चीजें जो देखने को मिली हैं, ये बदले हुए जो मिजाज हैं, इस बदले हुए मिजाज में जो चीजें सामने आ रही हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भले ही इस चीज को गंभीरता से ना ले, लेकिन मैंने आपसे कहा था 31 लोकसभा क्षेत्र 31 ऐसे क्षेत्र थे जिनमें 1 लाख से कम मार्जिन से हम लोग पिछले 2019 में जीते थे। तो इन तमाम चीजों को मैंने आपको रखा था कि बहुत कम मार्जिन था। और आप देख लीजिए देश में ऐसे 70 करीब सीटें थी, तो वो सारी चीजें जब आपने घटाई थी तो 230 या 233 के आसपास बनती थी। वो आंकड़ा अब 240 या 241 के पास आ रहा है। तो आप अगर गुणा भाग करेंगे तो 19 सीटों का दिखेगा। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि चक्रव्यूह के ये 7 द्वार हैं और इसमें जो क्षेत्रीय छत्रप है, क्षेत्रीय दल हैं, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर निषाद जी आपके साथ जुड़े हुए चैनल में इनके भी पार्टी है, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रीय दलों का जो अस्तित्व है, वो जो मोदी जी कहते थे वो परिवारवाद पे बहुत बोलते थे, तो क्षेत्रीय दलों का जो परिवारवाद था उस परिवारवाद को एक तरीके से जनता ने नकार दिया और उन क्षेत्रीय दलों की अस्तित्व खतरे में है। भाजपा वाले क्षेत्रीय दलों का, समाजवादी पार्टी का तो पूरा परिवार ही जीत गया। राघवेंद्र जी क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जो तो बड़ी पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ क्षेत्रीय दल थे उनकी बात करिए। जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी थी, निषाद पार्टी थी, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी थी, और जो उन्होंने गठबंधन में लोगों को जोड़ा, जिस तरीके से जोड़ा, उन लोगों ने कितना भी लोगों को तोड़ा हो, उस तोड़ फोड़ में कुछ मिला नहीं। और आपने देखा बड़े स्तर पर पूर्व विधायक, पूर्व सांसद 450 से ज्यादा और तमाम 650 से ज्यादा। तो जो कैडर बेस कार्यकर्ता था बीजेपी का, वो भी उसमें, ये बड़ी बात है कि कैडर बेस कार्यकर्ता को स्पेस नहीं मिला, ये बड़ी बात है। राहुल गांधी ने एक संदेश जारी किया है, वीडियो संदेश जारी किया, वो जरा दिखाया जाए। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब। Thank you to the people of Wayanad and Raebareli for the huge support that you have given me. जो आपने मुझे भारी सपोर्ट दिया, भारी बहुमत से आपने जिताया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं वायनाड का एमपी रहूंगा या रायबरेली का। मैं तो दोनों का रहना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, कांग्रेचुलेशंस और बधाई आप सबको। नमस्कार। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई इतना प्यार है कि वो रायबरेली का को भी नहीं छोड़ना चाहते और अमेठी को भी नहीं छोड़ना चाहते। ये बड़ी कश्मकश में है राहुल गांधी, उनसे सवाल भी हो रहे हैं और दोनों को एक वीडियो संदेश जारी करके उन्होंने धन्यवाद दिया। प्रोफेसर डॉक्टर अजय आर्य मुस्कुरा रहे हैं। इस अंतिम टिप्पणी मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, एक तो पहली बात कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये परिणाम, एक अंतिम टिप्पणी बड़ी गंभीर मेरा सवाल है कि पहला कि इस देश की राजनीति में ये परिणाम क्या प्रभाव डालेंगे, नंबर एक। और दूसरा मेरा सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई उथल पुथल आप देखते हैं प्रोफेसर आर्य? कि उत्तर प्रदेश हर दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष तौर से राजनीतिक दृष्टिकोण से। बहुत पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। अगर आप 2014
से और पीछे जाए 2009 का इलेक्शन देखें, जब कांग्रेस पार्टी को जहां तक मुझे याद आता है 20 या 21 सीटें मिली थी 21, और दोबारा इन्होंने यूपीए 21 सीटें उन्होंने यूपीए 2 का गठन किया और निर्माण किया और सरकार चलाई। उसी प्रकार से मोदी जी को भी बम्पर वोट मिला उत्तर प्रदेश से ही। 2019 में भी उत्तर प्रदेश से ही बढ़िया इनको वोट मिला, 64 सीट के आसपास अलायंस के साथ आए। लेकिन देखिए जहां उत्तर प्रदेश में इनकी सीटें 40 के नीचे आ गई, देखिए दिल्ली का रास्ता इनके लिए मुश्किल हो गया, बहुमत से पीछे हट गए, 30-35 सीटें कम हो गई, 40 सीटें। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से जागरूक प्रदेश है। यहाँ प्रत्येक जातियां, प्रत्येक नौजवान, किसान सब जागरूक है, जो इस बार मैंने वोटिंग पैटर्न में रिफ्लेक्ट होते दिखा है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है आगे आने वाले चुनाव में, विशेष तौर से जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं 2027 का, वो निश्चित तौर से एक लिटमस टेस्ट होगा पुनः भारतीय जनता पार्टी। और यही अगर गठबंधन, इंडिया गठबंधन कायम रहता है, एक संजीवनी की तरह कार्य किया है इसने, विशेष तौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन एक बात मैं यहाँ बस अंतिम बात अपनी जोड़ना चाहूंगा, लोगों को लगता है, एक पैनलिस्ट आपके कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी लगभग खत्म है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ये स्ट्रेटेजिक वोटिंग थी और मुझे लगता है कि बीएसपी के वोटरों ने ये महसूस किया कि हमारा आरक्षण खतरे में है, इसमें जो जीत रहा है उसको जिता दीजिए, विधानसभा में बहन जी का हम लोग देख लेंगे जी। तो मेरा भी यही कथन है कि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट विधानसभा आने वाले विधानसभा देश की राजनीति पर एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि देश की राजनीति पर ये फैसले जो संदेश आया जनता का, ये कोई इंपैक्ट डालेगा क्या? निश्चित तौर से फ्रंट फुट पे खेलने वाली भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव मोड पे रहेगी। और जब भी मैंने देखा, हम लोग सबने देखा है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जब भी डिफेंसिव मोड पे आते हैं तो उनको नुकसान होता है जी। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को, राघवेंद्र सिंह राजू, प्रोफेसर अजय आर्या, डॉक्टर आनंद निषाद, डॉक्टर हिलाल लकवी, मनोज मिश्रा जी, बहुत सारे हमारे साथ लोग जुड़े, डॉक्टर अविरल मलिक, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत आभार दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं और लगातार अपना प्यार दुलार हमारे कार्यक्रम चुनावी मंथन को देते हैं। जनादेश आ चुका है, नई सरकार का गठन होने वाला है, 1-2 दिन में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने इस देश को आश्वस्त किया है कि वो तीसरी बार सरकार का नेतृत्व करने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा है कि कल बैठक के बाद वो फैसला लेंगे कि वो सरकार गठन के लिए कोई कवायद करेंगे या नहीं। खैर, जो कुछ होगा देश हित में होगा। सुधी मतदाताओं को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभकामनाएं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी पसंद की सरकार चुनी होगी, अपने पसंद के नेता चुने, अपने पसंद का दल चुना। अब सभी दलों से, नेताओं से और जो भी लोग प्रधानमंत्री, मंत्री बनेंगे, उनसे मेरी अपील है, एक जनता के वकील के नाते, जनता के पैरोकार के नाते, कि वो सब मिलकर प्यार मोहब्बत बांटें, जनता का काम करें, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, रोजगार, महंगाई, इन पर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।